दोस्तों, एक व्यक्ति को अपने खेती में काम कराने के लिए कुछ महिला मजदूर की आवश्यकता होती है। तो वह राजस्व चौराहे पर जाता है, जहां सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मजदूर खड़े होते हैं और मजदूरी की तलाश में वहां जाने के लिए उनकी निगाह पर होते हैं। उस चौराहे पर जाने के बाद वहां पर एक मजदूर भी दिखाई देता है और एक महिला मजदूर भी दिखाई देता है, जिनकी उम्र 24 या 25 साल होगी। उस पर नज़र पड़ती है। कुछ देर बाद उसे देखता ही रहता है, फिर उसको अपने पास बुलाने का इशारा करता है। वह आ जाती है तो उससे कहता है कि मेरे पास काम है, क्या तुम मजदूरी करने चलना चाहोगी? वो तुरंत हाँ बोल देती है। उस व्यक्ति को 4-5 मजदूरों की आवश्यकता थी। वो 3-4 और महिला मजदूर को अपने साथ ले जाने के लिए ढूंढ कर तैयार कर लेता है। अब वो उन सब मजदूरों को वहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ नौजवान महिला मजदूर के बारे में कुछ ऐसी बात पता चलती है कि वह उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है और इसके बाद बाकी महिला मजदूर को अपने ही साथ लेकर चला जाता है। वो लड़की वहीं चौराहे पर बैठकर जाते हुए उस व्यक्ति को निराश भरी आंखों से देखने लगती है और उसकी आंखों से भी नम हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत और रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई क्या है। वीडियो में बने रहिए और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की है। उस व्यक्ति का नाम रवि होता है। रवि ने सऊदी अरब विदेश में रहकर 3 सालों तक काम किया, लेकिन कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन लगा तो उसे बाहर विदेश में बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा और देश परदेश जाने से उनका मन उठ गया, उसका दिल टूट गया कि बाहर में बहुत परेशानी होती है। उसने फैसला कर लिया था कि अब कभी बाहर विदेश नहीं जाएगा और जो भी काम करने का है अपने गांव पर ही रहकर करना चाहेगा। तो दोस्तों, गांव में उसके पास 5-6 बीघा ज़मीन थी, जो अपनी ज़मीन में 3-4 लाख रुपये 6-7 लाख रुपये पास इकट्ठा था। उन्हें लगाकर वो एक फूल पौधों की नर्सरी को तैयार करने की सोच रहा था। उसी के लिए वे चौराहे पर मजदूरों को लेने के लिए गया था। वहाँ पर उसकी निगाहें 24 साल की नौजवान महिला पर पड़ती है, जिसका नाम मधु होता है। कुछ देर उसे देखने के बाद उसे अपने पास बुलाता है और मजदूरी करने के लिए ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि वे मजदूर ही वह किसी अपने पास बुलाकर पूछता है कि मेरे पास काम पर मजदूरी करने चलोगी? तो वह तुरंत हाँ बोल देती है। उसके बाद और 4 महिला मजदूर को ढूंढता है और सभी को टेम्पो में बैठाकर ले जाता है। तभी जो मधु थी वो चौराहे पर एक जो चबूतरा बना हुआ था, उस पर एक छोटा 8-9 महीने का बच्चा सोया हुआ था। मधु उसे अपनी गोद में लेती है और वो भी टेम्पो में बैठने लगती है। रवि उसके बच्चे को साथ देखता है तो बोलता है, अरे ये क्या है, इतना छोटा बच्चा किसका है? तो मधु जवाब देती है कि साहब, ये मेरा ही बच्चा है। तो रवि बोलता है कि तुम इतने छोटे बच्चे को अपने साथ में लेकर कैसे काम कर पाओगी? तो वहाँ दिन भर तुम्हें परेशान करेगा, रोएगा, तुम वहाँ काम कर सकोगी, इसे संभालोगी? तो मधु कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी बच्ची बहुत हंसी खुशी रहती है, ये परेशान नहीं करती है, मैं इसके साथ लेकर ही काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं इसके चक्कर में काम नहीं करूँगा, अच्छे से काम कर लेती हूँ, आप मुझे भी अपने साथ काम पर ले चलिए। वो बोलती, देखिए माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे नहीं होता है, बच्चे को साथ लेकर तुम काम ढूंढने के लिए आई हो, बस तुम रहने दो। दोस्तों, वो अपने साथ काम पर ले जाने से इनकार कर देता है और वो चौराहे पर बने चबूतरे पर जाकर फिर से बैठ जाती है। अब रवि को एक और मजदूर की ज़रूरत होती है और वो उसके बदले कोई दूसरा मजदूर ढूंढने लगता है और जल्दी ही उसे एक और महिला मजदूर मिल जाती है। तो रवि सभी को टेम्पो में बैठाकर वहाँ से जाने लगता है। तो एक बार पलट कर फिर से मधु की तरफ देखता है। मधु अपने बच्चे के साथ उदास निराश होकर बैठी हुई थी और उसको देखने से साफ दिखता था कि उसके आंखें में आंसुओं से डबडबा रही थी। लेकिन फ़िलहाल तो रवि उन महिलाओं को लेकर चला जाता है। रवि महिला मजदूरों को इस वजह से ढूंढता है क्योंकि आदमियों की मजदूरी 400-500 रुपया होती थी और महिला मजदूरों की 250 रुपया में काम हो जाता था। तो नर्सरी का काम भी ज़्यादा हार्डवर्क का ही नहीं होता है, सिर्फ छोटी छोटी पन्नियों थैलियों में खाद मिट्टी को मिलाकर भरना था, और क्योंकि उसमें अभी शुरुआत की थी, इसलिए वो महिलाओं को ही मजदूर पर रखना बेहतर समझता है और 4 महिला मजदूर को अपने साथ लेकर चला जाता है।
दिन भर नर्सरी में काम होता है और शाम को फिर से वह उन्हें वहाँ छोड़कर आ जाता है। अगले दिन वो फिर से मजदूर लेने के लिए पहुँचता है तो सभी महिलाएं उसे चारों तरफ से घेर लेती है। मधु भी भागती दौड़ती आती है, लेकिन जब देखती है कि वो व्यक्ति है जो कल भी आया था तो वह पीछे हट जाती है और वापस जाकर चौराहे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज रवि उसे कहता है कि इधर आओ, चलो कोई बात नहीं, आज तुम भी चलो। दोस्तों, वो मधु को भी अपने साथ लेता है तो मधु बहुत खुश हो जाती है। 3-4 मजदूरों को और लेकर वो फिर से नर्सरी पहुंच जाता है और सभी महिलाओं को उनका काम बताकर समझा देता है। और मधु को जो भी काम वो एक बार समझता है कि दोबारा उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत ही लगन और मेहनत के साथ सफाई से काम करने लगती है। 1 घंटा में महिलाएं करीब 50 थैलियों में मिट्टी भर रही थी, वहीं मधु 1 घंटे में करीब 60 से 65 थैलियाँ भर देती है। जिसे देखने के बाद रवि भी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि वाकई ये बहुत मेहनती है, इसमें जो बोलती है वैसा करती है। मैं तो उन्हें कल खामखा गलत समझ बैठा। और दोस्तों, जो उनकी बच्ची होती है, मधु ने उनको छाया में लेटा कर उनके पास 1-2 खिलौने रख दिए थे, वहीं वो आराम से खेलती रहती है। लेकिन जब करीब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो बच्चा रेंगते हुए मधु के पास आती है और अपनी माँ को पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन लुढ़क जाती है। बच्ची रोने लगती है और अपनी माँ से जिद करती है कि उसको गोद में लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, रवि भी वहीं होता है। वो पीछे पीछे थैलियों में बीज को रख रहा था। वो बच्ची को देखता रहता है। बच्ची परेशान हो जाती है, लेकिन मधु अपने काम में लगी हुई थी। उसको डर लग रहा था कि कहीं मालिक बच्ची की वजह से जो मैं इसे चुप कराने में बिजी हो जाऊं तो कल काम पर ना बुलाएं, क्योंकि यहाँ काम लंबा चलने वाला है, मेरी अच्छी मजदूरी हो जाएगी। लेकिन अब रवि ने बच्चों का रोना बिलखना देखा नहीं जाता, तो वह अपने काम को छोड़कर बच्ची को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, अरे रे, क्या हो गया, भूख लगी है क्या? मम्मा बिजी है, तुम तो मिट्टी में मैले हो गए हो। उसकी मिट्टी को झाड़कर साफ़ करता है तो मधु उसको देखती है और कहती है, मालिक आप उसको नीचे ही लेटा दीजिए, नहीं तो वो आपको भी मिट्टी में मेल कर देगी। तो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो, बहुत टाइम हो गया तुम्हें काम करते हुए, अब इनको संभालो, बहुत देर से देख रहा हूँ ये बहुत परेशान और रोए जा रही है। लेकिन मधु फिर भी अपना काम नहीं छोड़ती है और काम को करते रहती है। तो रवि फिर से कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, तुम काम को छोड़ो और बच्ची को चुप कराओ और इसे संभालो। उठती है, दुपट्टे से अपना हाथ पोंछती है और रवि से बच्ची को गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती है। तब तक मजदूर के चाय पीने का भी समय हो जाता है। तो वह गांव में एक दुकान पर जाता है और मजदूरों के लिए नमकीन, बिस्कुट और चाय बनवा कर लाता है। तो साथ ही उस बच्ची के लिए फ्रूटी और चिप्स वगैरह खिलौने, 2-3 समोसे भी लेकर आता है। सभी मजदूर बैठकर नमकीन चाय पीते हैं तो रवि मधु को चिप्स और फ्रूटी देते हुए कहता है कि ये बच्ची को खिला दो। तो मधु कहती है, अरे ये इतनी सारी चीज़ें थोड़ी खा लेगी, इसमें से 1-2 चिप्स खा लेगी, थोड़ी सी फ्रूटी भी पी लेगी, बाकी कुछ नहीं खा पाएगी। अभी तो ये 8-9 महीने ही हुए हैं। तो रवि मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे नहीं खाएगी। दोस्तों, रवि उसको काम को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि सभी महिलाएं धीरे धीरे काम को करती थी और एक दूसरे से बातें में उलझी रहती थी। लेकिन मधु जब एक बार काम करने लग जाती थी तो उसको निपटाने तक ही दम लेती थी। तो रवि ये सब देखकर बहुत खुश था कि वो इन सब से ज़्यादा मेहनत करती है। तो वह कह रहा था कि भला क्यों नहीं खाएगी, लाओ इधर मुझे दो। उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे चिप्स खिलाता है और थोड़ी सी फ्रूटी भी पिलाता है और उसके बाद बच्ची को भी खाने में मना कर देती है। अपने सिर को हिलाने लगती है तो मधु की हंसी छूट जाती है। वह कहती है कि मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था ये ज़्यादा कुछ नहीं खाती है, बस 1-2 चिप्स खा लेगी। अब जो बाकी मजदूर थे वह अपने कामों में लग जाते हैं। तो रवि जो बच्ची को खिलौने लाता है कहता है, लो समोसा तो खा लो। तो मधु कहती है, अरे ये सब नहीं खाएगा मालिक। तो रवि कहता है, अच्छा फिर तुम ये समोसे खा लो। तो मधु मना कर देती है। तो रवि कहता है, अरे मैं ये बच्ची के लिए नहीं तुम्हारे लिए ही लाया था, मुझे पता है तुम बच्ची को दूध पिलाती हो, तुम्हें कुछ ना खाया तो खाते पीते रहना होगा। दोस्तों, वो समोसा ले लेती है और उसकी आंखें भर आती है और ये सोचकर कि चलो इतना तो कोई ख्याल कर रहा है। अब सभी काम में जुट जाते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं। मधु ने सबसे ज़्यादा काम किया था,
हालांकि बीच बीच में बच्ची ने उसे परेशान भी किया था, लेकिन ये बात कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसके बावजूद भी मधु ने सबसे ज़्यादा काम निपटाया था। शाम में सभी मजदूर इकट्ठा होते हैं तो रवि उनसे कहता है, देखो एक काम करना, मैं अब रोज़ाना तुम्हें बुलाने के लिए नहीं आऊँगा, तुम लोग खुद ही यहाँ सवेरे काम पर आ जाना और अपनी मजदूरी को पूरा करके चले जाना। अब उन्हें भी रोज़ाना का काम मिल चुका था। ऐसे ही दोस्तों काम करते हुए करीब 1 महीना बीत गया। नर्सरी में बहुत सारा काम हो चुका था। इस बीच में रवि ने कुछ खिलौने उस बच्चे को ला कर दिए। उनका जैसा अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखता था, उसे बहुत प्यार से खिलाता दुलारता था। मधु तो किसी से भी कोई बातचीत ही नहीं करती थी, लेकिन रवि को देखा जाए तो वह उनका मालिक था। रवि की उम्र भी 25-26 साल की होती है। वो ही अपना पैसा लगाकर नर्सरी को तैयार कर रहा था, तो वह अगर मधु से कुछ भी बात पूछता या उससे बात करने की कोशिश करता तो मधु उससे बेहिचक बात कर लेती थी। तो बातचीत करते हुए रवि को पता चला कि मधु अपने मायके में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। माँ के अलावा उसका कोई नहीं है। जहाँ उसकी शादी हुई थी उसका पति नशेड़ी है और उसके ससुराल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। मधु एक गरीब परिवार से थी, तो वे लोग उसे मारते पीटते हैं, यूँ कहिए तो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो इसी वजह से वह अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आती है। तब उसकी बच्ची सिर्फ 2 महीने की थी और वह 6 महीने से अपने मायके में रह रही है। जब वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर काम ढूंढती है तो ज़्यादातर लोग उसे काम पर रखने से मना कर देते थे, क्योंकि उसके पास छोटा बच्चा था। उसे महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही काम मिल पाता था, जिसे वो 2-2.5 हज़ार रुपये कमा लेती थी। इन्हीं पैसों से अपना और बच्ची का साथ अपने माँ का भी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। रवि उसके बारे में जानने के बाद उसे चाहने लगता है। वो सोचता है कि काश इनके जैसे जीवन साथी मुझे मिली होती, जो आज कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती। कितनी ये समझदार और होशियार मेहनती लड़की है। बाकी मजदूर भी इनसे ज़्यादा उम्रदराज है, लेकिन फिर भी ये सबसे बेहतर काम करती है। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजर रहे थे तो रवि एक दिन मधु के पास क्यारी में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन मधु उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। वह फिर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेहनती हो, जितना ज़्यादा खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरती से अपने काम को करती हो। अब मधु भी कहाँ उन बातों को टाल मटोल करती, वो कहती है, अरे साहब बस रहने भी दीजिए, आपको क्या ही करना है मेरी खूबसूरती का। आपको तो मेरे काम से मतलब रखना चाहिए ना, कि मेरी खूबसूरती से। तो वो फिर भी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो। अब दोस्तों आज पूरे दिन उसके आगे पीछे मंडराता रहता है और बात बात में उसकी बहुत तारीफ़ कर रहा था कि शायद मुझे कुछ बातचीत करके, लेकिन मधु उसकी कोई भी बात का सीधा जवाब नहीं देती है। कभी कभी 1-2 बात बोल देती थी। अब शाम के समय सभी अपने घरों को वापस जाने लगते हैं, तो रवि एक बार फिर से मधु से कहता है कि तुम मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम मेरे मज़दूरों में सबसे अच्छी लगती हो। दोस्तों वो कहना तो कुछ और ही चाह रहा था, लेकिन बातों को घुमा फिराकर मधु से बोल रहा था। फिर मधु भी अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन मधु जब आती है तो उसने नई साड़ी पहन रखी थी, बालों में श्रृंगार लगा रखा था, गाजरा भी डाले हुए थी और अपने बच्चों को भी नए कपड़े पहना रखे थे। तो रवि उसको देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। मन मन में सोचता है कि शायद कल जो मैंने इनकी तारीफ़ें की थी, जो आज ये मेरे सामने सज संवर के आई है, उनके दिल में भी कुछ ना कुछ फीलिंग ज़रूर है। वो मधु के पास चला जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत अच्छी लग रही हो। कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही कहेगा तो तुम एक नर्सरी की मालकिन हो और हम लोग तुम्हारे मजदूर हैं। लेकिन दोस्तों जब वो मधु के चेहरे को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि मधु की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उसे देखकर लगता है कि मानो वो अभी अभी बहुत ज़्यादा रोकर आई हो। तो वो मधु से पूछ लेता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू किस बात के हैं। तो मधु बोलती है कि देखिए मैं अब आपके पास काम नहीं कर पाऊँगी, मेरा जो भी पैसा निकल रहा है वो आप मुझे दे दीजिए। तो रवि कहता है, अरे यार मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने तुम्हें कल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। तो वह कहती है, नहीं आपकी कोई गलती नहीं है,
आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कल शाम मेरा पति मेरे घर आया था, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मुझे मारपीट गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी, मुझ पर उंगलियाँ उठाना इल्ज़ाम लगाए, गंदे गंदे कहते हैं कि मैं यहाँ रहकर धंधा कर रही हूँ। बताओ, मैं तो यहाँ कड़ी मेहनत करके मजदूरी अपना पेट पाल रही हूँ, लेकिन वो इस तरह से मुझे बात सुना रहा है। तो रवि ये बात सुनकर दंग रह जाता है। कहता है कि क्या तुम पैसे लेने के बाद काम पर नहीं आओगी? तो मधु वहीं रोने लगती है। कहती है कि हमारे पास पड़ोस के सभी लोग कह रहे हैं कि जा, चली जा इसके साथ, वापस अपने ससुराल चली जा, लेकिन किसी को क्या अंदाज़ा मैं वहाँ कितना दर्द पीड़ा रहकर ज़िंदगी गुजारती हूँ। 3 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे कभी प्यार के साथ नहीं रखा। इस बच्ची की कदर करता नहीं है, इसके कभी कपड़ा लाकर नहीं दिया। जो कुछ कमाता है उसे शराब पी जाता है। उसके घर वाले भी सब ऐसे ही है। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आई थी, यह जानते हुए कि मेरी माँ के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ सुकून तो रहना है। फिर भी रवि पूछता है कि ये घर पर क्या करने आया है? तो मधु बोलती है कि ऐसे ही आ जाता है, महीने 2 महीने में रात में आता है और अपनी मनमानी करके सुबह में चला जाता है। कल जब वो आया था तो मैं उसके पास नहीं गई थी, उससे कोई बातचीत की तो वह गुस्से में भड़क गया और मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे उल्टी सीधी बातें बोलने लगा कि तू ऐसी है वैसी है। जब भी आता है रात गुजारने के बाद चला जाता है, ना एक पैसा मुझे देता है ना मेरी बच्ची को देता है। मैं तो उसके घर जाने ही नहीं चाहती, लेकिन वो भी कभी ये तक नहीं कहता कि चलो अब मेरे साथ घर पर चलो। तो रवि उसकी ये बात सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है और मधु के आंसुओं को अपने रुमाल से पोंछता है। कहता है कि रोवो मत, चुप हो जाओ। लेकिन दोस्तों, तभी उसका पति वहीं नर्सरी पर आ जाता है और आते ही मधु को गालियाँ देने लगता है, उसे अनाप शनाप बातें बोलने लगता है। नहीं लगता यह सब काम तू यहाँ करने के लिए आती है? बता कौन है तेरा, कितने पैसे देता है तुझे ये? अब दोस्तों, रवि भी उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है। मधु उससे डांटकर रवि के और करीब आ जाती है और मधु के पास आता है और बोलता है कि बता, धंधा नहीं कर रही है तो क्या करने आती है इसके पास? उसको ज़ोर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है चल आज घर पर चल, तेरी अच्छे से मरम्मत करूँगा। दोस्तों, वो अपने हाथ को झटका देकर छुड़ा लेती है। कहती है कि मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। वह फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और झटका मारते हुए कहती कि तू जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? तुझे तो मैं धक्का मारकर घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाऊँगा। वो मधु को ज़ोर से खींचता है, वो ज़मीन पर गिर जाती है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बच्ची को रवि ने गोद में रखा था तो वह भी रोने लगती है। अब जैसे ही मधु को घसीटते हुए 2-4 कदम चलता है तो मधु रोने और चीखने लगती है। सभी महिलाएं उसे रोता देख उसके पास आ जाती है। अब रवि भी उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई बस बहुत हुआ, अब इन्हें छोड़ भी दे। जब ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती तो वो कहता है कि नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा तू? मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूं। तेरे अंदर हिम्मत है तो ज़रा इसे छुड़ाकर तो दिखा। दोस्तों, रवि उसका दूसरा हाथ पकड़ा और मटोर देता है और चिल्ला पड़ता है। रवि कहता है कि अभी भी कह रहा हूँ उन्हें छोड़ दे, वरना तुम किसी काम के नहीं रहोगे, यहीं से हाथ को तोड़ दूंगा। अब दोस्तों, दर्द से चिल्ला रहा था तो मधु का हाथ छोड़ देता है। मधु को बाकी महिलाएं सहारा देकर खड़ा करती है, उसे संभालती है। रवि को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि भाई खुद तो अपने बीवी बच्चों को कमा कर खिला नहीं सकता, अब अगर ये मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रही है तो तुम इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम इंसान हो या शैतान हो? बोलता है हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, बता तू क्या कर लेगा मेरा? तो रवि उसको समझाते हुए कहता है कि देखो, तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। क्योंकि दोस्तों, उनकी सारी कहानी पहले ही मधु ने सुना ली थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मधु को पति होने के नाते उसे कुछ कहती नहीं है। तो उसका पति कहता है हाँ ठीक है, सब समझ रहा हूँ मैं, तुझ जैसे लोगों ने ही अपना मन बहला फसला रखा है। जैसे तेरे जैसे लोगों को चापलूसी तो करती है और तूने ही इसे अपने रखेल बना कर रखा है। मैं अभी थाने जा रहा हूँ और तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। तो रवि कहता है हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने ही रख रखा है, मेरी ही बीवी है, तुम्हें जो करना है कर लेना। अब वो वहाँ से
बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके जाने के बाद महिलाएं कहती है कि मालिक, आपको उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, यहीं ज़मीन पर पटक कर मारते तो उसका अकल ठिकाने आ जाती। तो रवि कहता है, ऐसे कैसे मार सकते थे? आखिर मधु का पति जो था, कल दिन को मधु जी की कहती है कि सब ने मिलकर मेरे पति की पिटाई लगा दी और देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इधर मधु को सिर्फ रोने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी महिलाएं उसे चुप कराने की कोशिश करती और रवि भी उसको दिलासा देता और वो चुप करा दे। शाम में रवि कहता है कि देखो मधु, मेरे पास हमेशा ही काम चलना है, काम की चिंता तुम मत करना, मैं हमेशा ही तुम्हारे काम पर रखूँगा। तुम ऐसे कसाई आदमी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकोगी? अपनी माँ के साथ ही रहो। तो अब मधु भी कहती है, इसका ये आज का ड्रामा नहीं था, पिछले 3 सालों में 30 बार मेरे साथ ऐसा कर चुका है। दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं, सैकड़ों मजदूर नर्सरी पर आए और चले गए, लेकिन मधु शुरू से आखिरी तक उसी नर्सरी पर लगी रहती थी। अपनी मेहनत और लगन से काम को कर रही थी। उसकी बच्ची भी अब 1.5 साल की हो चुकी थी, थोड़ा बहुत घुटने चलने लगी थी, बातों को समझने लगी थी, उसे परेशान भी कम करती थी। अब दोस्तों पौधा फूल बिकने लायक तैयार हो जाती है। एक दिन रवि करीब 15,000 रुपये की पौधा बेच डाली। रवि बहुत खुश होता है, मधु भी बहुत खुश थी। उनके चारों तरफ हरे भरे फूल गमले रखे हुए महक रहे थे। रवि 15,000 रुपये में से 3,000 रुपये निकालता है और मधु के हाथ में रखते हुए उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि ये जो नर्सरी है आज कामयाब कर पाया हूँ, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस नर्सरी को इतना कामयाब कर नहीं पाता। दोस्तों वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इन फूलों की तरह तुम भी बहुत प्यारी हो और आज एक बहुत बड़ी ज़रूरी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर अब जी नहीं पाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों वह उससे हल्का सा अपनी तरफ खींचता है तो मधु भी उसके सीने से लिपट जाती है, लेकिन वो कहती है कि आप मुझसे प्यार करते हो, ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन क्या ही फ़ायदा इस सब का? कल दिन को आपकी शादी हो जाएगी तो मैं एक मज़दूर ही तो मुझे एक मज़दूर की तरह ही रहना दीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ मत समझिए। वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटने लगती है। तो रवि उसको रोकते हुए कहता है कि यार ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जब मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ तो फिर शादी किसी और से कैसे करूँगा? शादी भी तुम्हारे साथ ही करूँगा। ये बात मैंने बहुत पहले ही सोच रखी थी। अब ये बात सुनते ही मधु उसके फिर से अपनी बाहों में प्यार से जकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि आप जो बातें कर रहे हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई हसीन ख्वाब मैंने देख रही हूँ। तो रवि कहता है, जिस तरह से तुम मेरे गले से लिपट गई हो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझसे मोहब्बत करती हो। दोस्तों जिस दिन के बाद से मोहब्बत का इतना बड़ा ड्रामा कर गया था, उस दिन के बाद से मधु के दिल में भी रवि के लिए कहीं ना कहीं जज्बात पैदा हो गए थे, लेकिन उसने कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। भले ही रवि उसे चाहता था और हमेशा ही उसकी तारीफ़ें करके उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन हमेशा की मधु की बातों को टाल मटोल कर दिया करती थी। अब इसके बाद रवि मधु से अपनी शादी करने का फैसला कर लेता है और गांव में पंचायत बैठाकर मधु के पहले पति से उसे छुटकारा दिलाया जाता है और रवि के साथ उसे शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाता है। दोस्तों रवि ने नेक दिल से काम की शुरुआत की थी, काम में अच्छा मुनाफा हुआ, उसकी ज़िंदगी भी संवर गई, साथ ही उसने अपने मधु की ज़िंदगी को भी संवारा था। उनकी नर्सरी में जितने खूबसूरत फूल थे उसने भी ज़्यादा खूबसूरत मधु और उसका दिल होता है। रवि भी नेक और ईमानदार साफ दिल इंसान है। उनकी बच्ची भी अब बड़ी हो जाती है, परिवार की हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है और मधु की माँ को भी रवि अपने साथ ही ले आता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसे लगी? आज ज़रा सा भी पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।